हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार और जानदार इंफॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड का, जो आपका एक महत्वपूर्ण जो अपन टॉपिक है, जो आपके पीजी जो लेवल है यानी ग्रेजुएशन लेवल है, उसमें आपके ये टॉपिक है वो शामिल है। कुछ है वो आपके पीजी में इंक्लूड है, जैसे वर्किंग कैपिटल वगैरह है। तो ये ग्रेजुएशन का जो आपका टॉपिक है, जिसमें अपन बात करेंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, वित्तीय विवरण के बारे में। पिछले सेशन में अपन ने बात की थी कि धारा 240 है, वो आपको वित्तीय विवरण से रिलेटेड सूचनाएं देती है। इसके अलावा और भी अपन ने बात की थी कि धारा 268 है, वो निजी कंपनी से है। 2 आपकी 62 है, वो आपकी ओपीसी कंपनी से है। इसके अलावा 268 है, वो निजी कंपनी से है। 271 है, वो सार्वजनिक कंपनी से है। उन तमाम टॉपिक पर अपनी बात हुई है। पिछली सेशन में अपने बैलेंस शीट का जो स्टेटमेंट होता है, तुलनात्मक विवरण है, उसका फॉर्मेट भी देखा था। उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सब जानते होंगे परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आएगा वो प्रैक्टिकल के रूप में बड़ा नहीं आएगा, उसमें आपसे शीर्षक और उपशीर्षक से रिलेटेड जानकारी है वो पूछी जा सकती है। इसलिए अपन जो भी आपके स्टेटमेंट में जो आपकी बैलेंस शीट थी, तुलनात्मक बैलेंस शीट थी, उसमें जो जो टॉपिक आए हैं उस पर अपन अभी बात करेंगे। तो कैसे उनको अपन को एडजस्ट करना है, वो सारी चीज है वो अभी आपके सामने क्लियर होंगी। अपन पॉइंट टू पॉइंट है वो चलेंगे और प्रयास करेंगे कि जो चीज आपके एग्जाम में पूछी जाए उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए अपन अपना जो पाठ्यक्रम है वो पूरा करें। तो आगे देखेंगे। सबसे पहले देखो करंट असेट्स, है ना, करंट असेट्स जिसको अपन चालू संपत्ति कहते हैं। चालू संपत्तियों में आपकी जो करंट असेट्स है वो कौन कौन सी आती है, जिसमें आपका क्रेडिट बीपी है, सॉरी बिल्स पे रिसीवेबल है। क्या है? बिल रिसीवेबल है, डेटर्स है, स्टॉक है, प्रीपेड है ना, कैश है, बैंक है। ये आपके किस में आते हैं? चालू संपत्तियां। कुल मिलाकर अपन ये बात कर सकते हैं कि भाई चालू संपत्तियां वो होती है जिनका संबंध एक वित्तीय वर्ष से होता है, 12 महीने से होता है, वो आपकी चालू संपत्तियों में मानी जाएंगी। दूसरा आता है आपका संचालन चक्र, ऑपरेटिंग साइकिल, है ना। ये ऑपरेटिंग साइकिल भी आपके एक वित्तीय वर्ष के दौरान ही होता है, पर इसमें ये होता है कि आप कितनी ऐसी मद है जिन्हें आप तुरंत रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हो। तो संचालन चक्र वह समयावधि है जो किसी संपत्ति के क्रय करने और इसके नगद अथवा नगद तुल्यों में परिवर्तित होने की बीच की अवधि होती है। यानी आपने जो संपत्ति क्रय की है वहां से लेकर उसको आप वापस नगद में चेंज करते हो या उसको परिवर्तित करते हो, तो वो अवधि है वो आपकी संचालन चक्र होती है। और संचालन चक्र की जो मैक्सिमम अवधि होती है वो आपकी कितनी होती है? 365 डेज। 365 डेज में से ही अपने को कैलकुलेट करना है कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है वो कितना होता है। तीसरा पॉइंट आता है चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपका जैसे बिल्स पेबल आता है ना, क्रेडिटर्स आते हैं, आउटस्टैंडिंग आते हैं। ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? चालू दायित्व में आते हैं। चालू दायित्व भी वो होते हैं जिनका भुगतान हमें एक वित्तीय वर्ष के दौरान करना होता है, यानी 12 माह की अवधि से रिलेटेड आपके जितने भी जो दायित्व होंगे वो आपके करंट लायबिलिटीज में शामिल किए जाएंगे। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से चालू दायित्व है, निम्न में से चालू संपत्ति है ना। अब जैसे चालू संपत्तियों में एक आता है आपका लूज टूल्स, है ना, औजार है। इसके बारे में बहुत बार कंफ्यूज किया जाता है। लूज टूल्स है वो अपने करंट एसेट्स के रूप में आते हैं, लेकिन जब अपन ने पढ़ नहीं रखा है तो उसका आंसर अपन सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। ठीक है। चौथा, स्थिति विवरण में दी गई मदों के स्पष्टीकरण के लिए पहले अनुसूची शब्द का प्रयोग किया जाता था, परंतु अब नोट्स टू अकाउंट शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। स्थिति विवरण में कुछ ऐसे मदें होती हैं जो आपकी अनुसूची में दी गई है, उसके लिए पहले नोट्स टू अकाउंट शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। पहले जहां पर अनुसूची का था, अब नोट्स टू अकाउंट शब्द है वहां पर यूज किया जाने लगा है। ठीक है। तो ये 4 नंबर हो गया। आगे देखें,
5 नंबर में देखो आपकी व्यापारिक प्राप्य कौन सी होती है। इसमें व्यापारिक प्राप्य में दो आता है, एक तो आपका बिल रिसीवेबल और दूसरा आपका डेटर्स। ये दो आपके किस में आते हैं, ये दो आपके किस में आते हैं, व्यापारिक प्राप्य में आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, है ना। जब ट्रेड रिसीवेबल का नाम आता है तो वहां पर ऑटोमेटिकली आपका बिल रिसीवेबल और डेटर्स दोनों शामिल हो जाते हैं, है ना। इसमें देखो सामान्य जानकारी के लिए कि व्यवसाय की सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं के अंतर्गत माल के विक्रय अथवा सेवाएं प्रदान करने के संबंध में जो प्राप्त राशि है उससे संबंधित आपके बिल रिसीवेबल होते हैं। व्यापारिक प्राप्यों में विविध देनदार जिसको सन्ड्री डेटर्स और आपके जो प्राप्य बिल्स है बिल रिसीवेबल की शामिल किया जाता है ना। आपके जो बिल रिसीवेबल में कौन कौन आएगा, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री का मतलब क्या हो गया, जितने भी जो देनदार है जो छोटे मोटे हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे, और बिल रिसीवेबल में भी वो आपके बिल जो आपको प्राप्त करने हैं वो सारे के सारे इसमें प्राप्त होंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है आपका व्यापारिक देयता। इसमें आपके दो आते हैं, एक तो बिल्स पेबल और एक आपका आता है कौन सा, क्रेडिटर, ठीक है। बिल्स पेबल और क्रेडिटर ये दो है इसमें शामिल किए जाते हैं। ये जो रिसीवेबल है वो व्यापार के लिए प्राप्तियां है, इसलिए इनको चालू संपत्तियां माना जाता है। देयता है वो व्यापार के लिए भुगतान है, दायित्व है, और इनका भुगतान 12 माह से कम अवधि के लिए होता है, इसलिए ये अपने चालू दायित्व माने जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, यदि यह व्यवसाय की सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं के अंतर्गत माल के क्रय अथवा सेवाएं प्राप्त करने के संबंध में देय राशि से संबंधित है ना, देय राशि से संबंधित है। व्यापारिक देयताओं में विविध लेनदार, है ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स और देय बिलों बिल्स पेबल को शामिल किया जाता है, ठीक है। किसको शामिल किया जाता है, आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स और आपके बिल्स पेबल है वो इसमें शामिल होते हैं और इनको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये होंगे आपकी व्यापारिक देयताएं। व्यापारिक देयताओं में दो चीज शामिल हो गई और इनका क्रय से रिलेटेड होता है, क्योंकि भुगतान कब करेंगे, जब अपन ने कोई माल क्रय किया है या कोई सेवाएं प्राप्त की। और इसमें क्या होता है, जब कोई माल विक्रय करते हैं या सेवाएं प्रदान करते हैं तो उसके बदले में ये राशि प्राप्त होती है, ठीक है। आगे देखो, थोड़ा थोड़ा इनको समझना जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये एक लिमिट नहीं होती है कि यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उनसे रिलेटेड कहीं से भी आपसे प्रश्न है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि आप इस एग्जाम को देखकर और इस एग्जाम को क्वालिफाइड करके आप गजेटेड ऑफिसर बनोगे, राजपत्रित अधिकारी बनोगे। आपके पास एक ऑथेंटिक मोहर होगी जिसमें आप जो सामान्य नागरिक है उनका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र उनको अटेस्टेड करने का मौका मिलेगा, है ना। तो इसलिए अपने को ये सारी चीजें वो पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है समता और दायित्व का स्पष्टीकरण, है ना। जो आपकी इक्विटी और लायबिलिटीज है, जो आपकी बैलेंस शीट का पहला पोर्शन है उसमें आपके पहला आता है अंशधारी कोष शेयर होल्डर फंड। इसमें मैंने आपको बताया था कि अंश पूंजी जिसमें आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों को शामिल किया जाता। अब अंश पूंजी के भी देखो अलग अलग भाग होते हैं कि अधिकृत पूंजी है, निर्गमित पूंजी है, प्रार्थित पूंजी है, प्रदत्त पूंजी है, संचित पूंजी है। इन सब को अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, इनकी अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। निश्चित रूप से सारी चीज आप जानते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि बार बार अपने को मौका नहीं मिलता। एक बार भर्ती होने के बाद, एक बार एग्जाम होने के बाद अगली जो भर्ती है वो 1 साल 2 साल 1.5 साल 4 साल तक भी समय निकाल देती है। तो उस समय को अपने को इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ही अपने को सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करना है। और उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हर पॉइंट है वो पढ़ना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। जो भी साथी हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं वो एक बार चैनल के सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाए, ताकि हमारे द्वारा आपके लिए जो भी चीज उपलब्ध करवाई जाती है उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखो इसमें और क्या है, अंश पूंजी, है ना। अंश पूंजी शेयर कैपिटल आप जानते हो, है ना। अंश पूंजी वो होती है जिस सीमा तक अपने उसे बैलेंस शीट में शो करते हैं, यानी उस अंश पूंजी के द्वारा ही व्यापार किया जाएगा। अब उस अंश पूंजी को ये अपने को ध्यान में रखना, अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है, उसको अपन जानेंगे, है ना। अंश पूंजी शीर्षक के अंतर्गत दिखाई जाने वाली कुछ मदें, जिसमें आपकी पहली आती है अधिकृत पूंजी,
है ना। अधिकृत अंशों की संख्या या राशि, जिसको अपन अधिकृत पूंजी कहते हैं। अधिकृत पूंजी कौन सी होती है? अधिकृत पूंजी वो होती है जो पार्षद सीमा में उल्लेखित होती है और उस सीमा तक अपन अधिकतम अंशों के लिए जनता में आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। यानी अधिकृत जो ऑथराइज्ड कैपिटल होगी उससे ज्यादा अपन जो अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं कर सकते। निर्गमित, निर्गमित क्या होता है? अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित किया जाता है। ये दोनों एक भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। जैसे मेरी अधिकृत पूंजी वाला 10 लाख थी और मैंने 10 लाख की निर्गमित कर दी है तो दोनों एक ही होगी। लेकिन मैंने 8 लाख की निर्गमित किया है तो अधिकृत तो 10 होगी और निर्गमित कितनी होगी? 8 लाख होगी। फिर आती है आपकी प्रार्थित, सब्सक्राइब या पूर्णतः चूकता, है ना, पूर्णतः चूकता। तो पहले आती है प्रार्थित पूंजी, है ना, सब्सक्राइब। जितने अंश आपने निर्गमित किए उसका कितना प्रतिशत भाग है वो जनता द्वारा लिया गया है। यह जरूरी नहीं कि हमने 8 लाख के अंश इश्यू किए तो सभी 8 लाख के ले लिए, है ना। वो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। पूर्णतः चूकता, फुली पेड अप, है ना। यानी फुली पेड अप कौन सी होगी? जो जनता द्वारा जितने अंश लिए गए हैं उसकी जितनी राशि चुका दी जाती है वो आपकी पूर्णतः चूकता। प्रार्थित परंतु चूकता नहीं। कई बार क्या होता है कि जनता ने ले तो लिए, है ना, जनता ने ले तो लिए है, लेकिन कई लोगों के जो आपका आवंटन है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, उनकी राशियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो प्राप्ति तो पूरी हो गई लेकिन उन्होंने अभी तक चुकाई नहीं, है ना। इसके अलावा और कौन सा था? प्रति अंश सममूल्य पर, है ना। अंशों का अपन 3 तरीके से निर्गमन कर सकते हैं। वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 आने के बाद अपन अंशों का 2 तरीके से निर्गमन करेंगे, एक सममूल्य पे और दूसरा प्रीमियम पे। अब बट्टे पर आप निर्गमित नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ जो आपके अधिकार अंश है उनको, स्वेट इक्विटी अंश है उनको कंपनी है वो बट्टे पर निर्गमन कर सकती है। कौन से को? स्वेट इक्विटी अंशों को। बाकी को आप बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका जो शेयर होल्डर फंड है उनसे रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो आपको आती है, मैं ये नहीं कहता आपको नहीं आती, आप सारे अधिकारी बनने वाले हैं, सारी चीज आपने पढ़ रखी है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको इन चीजों से दोबारा रूबरू करवाना है कि कोई भी चीज है वो आपकी छूट ना जाए, है ना। एक बार मौका छूटा और 4 साल बाद तक अपना सेशन आगे बढ़ जाता है ना, क्योंकि दोबारा भर्ती आएगी, प्रोसेस लंबी होती है। तो इसलिए अपने को इस साल ही टारगेट करना है और ये 340 पोस्ट है ना उस पर अपनी नजर है वो गड़ाए रखना है और इनमें से एक पोस्ट है वो अपने लिए सुरक्षित करनी है, ठीक है। आगे इसके बाद दूसरा पॉइंट अपन ने देखा था कि संचय और आदि के रिजर्व एंड सरप्लस में आपके कौन कौन से जो सब पॉइंट आते हैं, है ना। रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से आपके उपशीर्षक मान सकते हैं आते हैं। तो उसमें देखो आपका कैपिटल रिजर्व आता है, पूंजी संचय, है ना, पूंजी संशोधन संचय, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आता है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है ना, प्रीमियम संचय, ऋण पत्र शोधन संचय, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आता है ना, पुनर्मूल्यांकन संचय, रिवैल्यूएशन रिजर्व आता है, अंश विकल्प अदत्त खाता, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अंश विकल्प अदत्त खाता, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट आता है। आदि के सरप्लस है कोई, अर्थात कोई लाभांश है, बोनस अंश है या संचयों में स्थानांतरण के पश्चात लाभ हानि विवरण है का शेष है तो वो भी आपका किस में आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तो ये सारी मद है वो किस में आपको इंक्लूड करनी है? रिजर्व एंड सरप्लस में आपको इंक्लूड करते हुए चलना। ये सारी मद आपको रिजर्व एंड सरप्लस में मिल जाती है। इनको अपने को इस शीर्षक के, इस उपशीर्षक के अंतर्गत शो करना होता है, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में ये सारे के सारे चीजें आती हैं। आगे बढ़े, आगे फिर लाभ हानि विवरण, है ना। अगर आपके पास पीएनएल का जो डेबिट शेष है को आदि के शीर्षक के अंतर्गत ऋणात्मक नेगेटिव संख्या के रूप में दिखाया जाता है, अर्थात घटाया जाएगा। अगर अपने पास ये क्या है, पीएनएल का अगर क्रेडिट है, पीएनएल का अपने पास क्रेडिट बैलेंस है ना, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है तो अपन इसमें प्लस में दिखा देंगे। लेकिन अगर पीएनएल का अपने पास डेबिट बैलेंस है जो माइनस को शो करता तो ऐसे अंतर्गत इसको ऋणात्मक मानते हुए इसको घटाया जाएगा, है ना। इस प्रकार सरप्लस के नेगेटिव शेष को रिजर्व एंड सरप्लस में समायोजित करने के बाद
यदि रिजर्व एंड सरप्लस का ऋणात्मक शेष बचता है तो भी इसी शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा, है ना। ऋणात्मक है तो उसको वहीं से अपने को माइनस करके घटा के अपने को शो करना होता। अभी तक अपना क्या सिस्टम था कि अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो उसे असेट साइड में जो आपकी संपत्ति होती है, कृत्रिम संपत्तियां, उसके अंतर्गत शो करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसको उसी साइड में यानी रिजर्व एंड सरप्लस में ही वहां पर नेगेटिव शेष है वो आपको दिखाना होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। मैं यहां पर आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देने के लिए नहीं कह रहा हूं कि भाई हर चीज आपको मैं एक्सप्लेन करूं, लेकिन ये चीज आपके टॉपिक में है ना। और टॉपिक में जो चीज दे रखी है उसको पढ़ना अपने को नितांत आवश्यक है, क्योंकि टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई भी चीज है वो अपने से पूछी जा सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब कुछ देखो नोट इसका है कि भाई कई बातें होती है लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, है ना। तो उस पर क्या करना है, जैसे नंबर 1 कि अंश विकल्प अदद खाता, है ना। आपके पास अंश विकल्प अदद खाता है ना। कर्मचारी क्षतिपूर्ति की ऐसी योजना है, अंश विकल्प अदद खाता कर्मचारी की क्षतिपूर्ति की ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाता है। तो अंश अदद विकल्प योजना किसको मिलेगी, कंपनी के कर्मचारियों को मिलेगी कि वे भविष्य में निश्चित अवधि पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर निश्चित मात्रा में अंश खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। ये अंश सामान्यतः बाजार मूल्य से कम रियायती दर पर दिए जाते हैं। तो कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो कर्मचारी ही है जो कंपनी के लिए लगातार काम करते हैं, कंपनी को लाभ की स्थिति में पहुंचाते हैं, तो ये योजना है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के जो कर्मचारी है उनके लिए लागू की गई है। और वो भविष्य में एक निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित मूल्य पर वो अंश खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये अंश है वो सामान्यतः बाजार की जो रेट होगी ना उससे कम रेट पर उनको मिलेंगे। तो ये उनको फायदा रहेगा कि भाई जिस शेयर की रेट मान लो बाजार में 150 रुपए में, वो उसी कंपनी के कर्मचारी को 120 रुपए में मिलेगा, तो 30 रुपए का उनको बेनिफिट हो जाता है। तो ये बेनिफिट है वो कंपनी के कर्मचारी को दिया जाता है और उनकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, है ना। एक यूं माने कि कंपनसेशन के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में वो चीज है वो दी जाती है। दूसरा जो प्रारंभिक व्यय जानते हो ना कि भाई किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को स्थापित करते समय स्टार्ट में जितने भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके प्रारंभिक व्यय की कैटेगरी में आते हैं। और भारतीय लेखा मानक यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार प्रारंभिक व्यय को अब चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता। पहले ये क्या थे, जो आपने पुरानी बैलेंस शीट देखी है उसमें असेट साइड में जो आपकी फिक्टिव असेट थी उसमें अपन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो दिखाते थे। लेकिन अब जो नया लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आ गया उसके अनुसार जो प्रारंभिक व्यय है उनको चिट्ठे में नहीं दिखाया जाएगा, अपितु जिस वर्ष के खर्च हुए हैं उसे उसी वर्ष में अपलिखित किया जाना चाहिए, प्रथम प्रतिभूति प्रीमियम से और तत्पश्चात लाभों में से। यह भी पूछा जा सकता है ना, यह भी पूछा जा सकता है कि भाई जो प्रारंभिक व्यय है उनको कहां से अपलिखित करते हैं। तो सबसे पहले अपने को प्रतिभूति प्रीमियम से इसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है, और उसके बाद प्रतिभूति प्रीमियम कम रह जाता है तो लाभ हानि से इसको क्या करेंगे, अपलिखित करेंगे। और जैसे प्रारंभिक व्यय है ना, तो प्रारंभिक व्यय अगर अपने पास प्रयास ये करना है कि जिस वर्ष में खर्च हुआ, जिस वर्ष का है उसे उसी वर्ष में अपलिखित कर देना। जैसे इस साल का है तो इस साल ही अपलिखित कर देना। पहले क्या था, ये 1 2 3 4 साल तक आगे तक चलता रहता था और उसे बैलेंस शीट के असेट साइड में उसको शो करते थे। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 आने के बाद जो नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट विवरण बना है उसमें जो प्रारंभिक व्यय है उसमें जो लेखा मानक 26 के अनुसार ये कह दिया कि इसे चिट्ठे में नहीं दिखाना है और जिस वर्ष में ये खर्च हुआ है उसी वर्ष अपलिखित कर देना है। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे और उसके बाद लाभों में से इसको अपलिखित करना है। ठीक है, समझे मेरी बात? बताओ देखिए मेरी बात समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? तो ये आपको इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब आगे देखिए, आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट क्या है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा और हानि को ऋण पत्रों की अवधि में या 5 वर्षों में पूंजीगत लाभों से
अथवा लाभ हानि विवरण से अपलिखित किया जाना चाहिए। कि भाई ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा तथा हानि को, ऋण पत्रों के निर्गमन यानी अपन क्या करते हैं, मार्केट में ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पे करते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, या कोई ऋण पत्रों पर हानि है ना, तो ऋण पत्रों की हानि अवधि में या 5 वर्षों में, या तो जिस अवधि में हुए उसी अवधि में, या 5 वर्षों में इसे सर्वप्रथम पूंजीगत लाभों में से, और अगर पूंजीगत लाभ नहीं है तो उसे लाभ हानि से अपलिखित किया जाना चाहिए। किनको? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, दोनों को ही या तो अपने को पूंजीगत लाभों में से 5 वर्ष है तो पूंजीगत लाभों में से, या लाभ हानि विवरण से इसे राइट ऑफ करना है। ठीक है। चौथा पॉइंट कि अंशों के निर्गमन व्यय तथा अभिगोपन कमीशन को भी 3 से 5 वर्षों में पूंजीगत लाभों में से अथवा लाभ हानि विवरण सरप्लस में से अपलिखित करना। यानी यह कौन सा? अंशों के निर्गमन व्यय यानी इश्यू एक्सपेंसेज है या अंडरराइटिंग कमीशन, दोनों को ही 3 से 5 वर्ष की अवधि में पूंजीगत लाभों में से, और अगर पूंजीगत लाभ कम पड़ जाते हैं तो लाभ हानि से इसको राइट ऑफ करना होता है। समझे मेरी बात? पॉइंट है दोनों में ही कि ऋण पत्रों के निर्गमन यानी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को 5 वर्ष में पूंजीगत लाभों में से अपलिखित करना। मैक्सिमम अवधि कितनी है? 5 वर्षों में, चाहे उसे पूंजीगत लाभों में से करना पड़े, और अगर पूंजीगत लाभ नहीं है तो लाभ हानि से अपलिखित करना पड़े, लेकिन इनकी अवधि मैक्सिमम कितनी है? 5 वर्ष है। ठीक है। उसी तरीके से जो आपका निर्गमन एक्सपेंसेज है, इश्यू एक्सपेंसेज है या अंडरराइटिंग कमीशन, इसे इनकी अवधि है 3 से 5 वर्ष। कितनी अवधि है? 3 से 5 वर्षों में या तो पूंजीगत लाभों में से, और अगर पूंजीगत लाभ नहीं है तो लाभ हानि विवरण से इसे अपलिखित करना है, राइट ऑफ करना है। ठीक है। समझ गए मेरी बात? दोनों चीज एक्सप्लेन हो गई है, दोनों चीज है वो आपके सामने एक्सप्लेन हो गई है ना। तो ये चीज अब यहां पर, ये बात जरूर छोटी छोटी है, बात जरूर छोटी छोटी है, लेकिन एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछ ले तो बताओ, अगर जिस बच्चे को आता है तो वो तो फटाफट जवाब दे देगा, है ना। जिस बच्चे को आता है वो तो फटाफट जवाब दे देगा, लेकिन जिसको नहीं आता है उसका क्या होगा, वो जवाब कैसे देगा, ये बताओ आप। समस्या आएगी ना। तो इसलिए अपने को क्या करना है, इन बारीकियों को भी पढ़ना है ना, बारीकियों को भी पढ़ना है, समझना है। और बहुत लंबी चौड़ी क्लासेज अपनी नहीं होती हैं, 35-40 मिनट की क्लासेज होती हैं, जिनको आप 1.5 की स्पीड में, 2 की स्पीड में लिखते हो, लिखे और फ्री। और निश्चित रूप से है, गारंटेड बात है कि इनसे प्रश्न वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अकाउंटेंसी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। बिजनेस और इकोनॉमिक्स सब पढ़ लेंगे, थ्योरेटिकल है, लेकिन अकाउंटेंसी थोड़ी सी हार्ड रहती है, इसको अपने को समझना होता है। ठीक है। तो अंशों के निर्गमन में और अभिगोपन 3 से 5 वर्ष में इसको राइट ऑफ करना होता है। ठीक है। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट आता है अंश वारंट के बदले प्राप्त नगद राशि, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अंश वारंट के बदले अगर अपने को कोई नगद राशि प्राप्त होती है तो ये भी अपने को लायबिलिटी साइड में शो करनी होती है। क्या है देखो अंश वारंट, कि अंश वारंट एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किया गया एक ऐसा वित्तीय प्रलेख है। यह ध्यान रखना क्या है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई अंश वारंट क्या होता है, वित्तीय प्रलेख है, आर्थिक प्रलेख है, या कुछ और प्रलेख है, ए बी दोनों है ना। तो ये ध्यान रखना, अंश वारंट है जो एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किया गया एक वित्तीय प्रलेख है, जो इसके धारक को बाद की किसी तिथि पर एक निश्चित संख्या में समता अंश प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है ना। जो इसका धारक होगा, यानी जो ये वित्तीय प्रलेख जिस व्यक्ति के पास होगा, है ना, उसके धारक को बाद की किसी एक निश्चित तिथि पर निश्चित संख्या में समता अंश प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। तो मेरे हिसाब से आज तक आपने अंश वारंट के बारे में नहीं सुना होगा, आज आपने सुन लिया और समझ भी लिया कि भाई एक वित्तीय प्रलेख होता है और जो इसका धारक होता है
उसको एक निश्चित तिथि पर निश्चित संख्या में समता अंश प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है कि भाई ये लेके जाओगे और आपको समता अंश मिल जाएंगे। ठीक है, अंश वारंट के बदले प्राप्त राशि को अंश पूंजी के रूप में नहीं दिखाया जाता है ना। अंश वारंट के बदले में जो आपकी राशि प्राप्त होगी वो आपकी कैपिटल के रूप में नहीं होगी। अपन उसको ऑथोराइज्ड कैपिटल है, निर्गमित कैपिटल है ना, इश्यूड कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, उसमें ऐड नहीं कर सकते। ये आपकी तीसरा नंबर पॉइंट है, सी पॉइंट है, उसी में ये दिखाया जाएगा और पूंजी के रूप में नहीं होगा, क्योंकि अभी अंशों का आवंटन होना बाकी है। सिर्फ इसके पास ये वित्तीय प्रलेख आया, अंशों का आवंटन नहीं हुआ। जिस दिन अंशों का आवंटन होगा उस दिन देखा जाएगा। अतः इसे पृथक रूप से दर्शाते हुए शेयर होल्डर फंड में सम्मिलित करते हैं। कैपिटल में शामिल न करते हुए पृथक रूप से शेयर होल्डर फंड में शामिल करते हैं। किसको? अंश वारंट को। ठीक है, समझे मेरी बात? बताओ, देखिए किस किस के समझ में आ गई, किस किस के नहीं आई, फटाफट देखो कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपका मोटिवेशन है वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। क्योंकि हम जो भी मैटर डिलीवर कर रहे हैं वो आपके लिए, आपके फायदे के लिए है ना। मैं ये नहीं कहता कि भाई सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ के आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं देता है और इस भरोसे में भी नहीं रहना। अगर कोई आपको ये कहता है कि भाई मेरी चीज पढ़ी हुई से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आपको फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए ऑल ओवर जो आपका परफॉर्मेंस है वो आपको करनी पड़ेगी। पहला पेपर है जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, हिंदी है, अंग्रेजी है, करंट जीके है, मनोविज्ञान है ना, आपके आईटी वगैरह सब कुछ है, सबको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑलराउंड परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। जितना मैटर आप पढ़ सकते हो उतना आपको पढ़ने का प्रयास करना। और सेकंड पेपर, तो सेकंड पेपर में भी यही कंडीशन है कि आपको जितना मैटर आपको मिलता वो आप पढ़ते रहो, समझते रहो, है ना। ये नहीं कि आपका कोई टॉपिक है वो स्किप हो जाए या आप थोड़ा सा पढ़ो। जैसे मान लो वर्किंग कैपिटल है, तो आप वर्किंग कैपिटल आपने पढ़ी, एक पेज में है, तो उसका क्वेश्चन आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपने बढ़िया तरीके से पढ़ ली, उसको समझ लिया, तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, आगे सेकंड आता है अंश आवेदन राशि जब तक आवंटन न हो, है ना। अंश आवेदन राशि, क्योंकि आपने अंश की आवेदन राशि है और शेयर एप्लीकेशन मैंने पेंडिंग अलॉटमेंट, आवंटन पे आपकी कोई राशि बकाया है तो वो भी क्या होगी? लायबिलिटीज में आएगी। यदि किसी कंपनी द्वारा अंशों पर आवेदन राशि को प्राप्त कर लिया, यानी एप्लीकेशन आपने प्राप्त कर ली, एप्लीकेशन है वो आपने प्राप्त कर ली, परंतु चिट्ठा बनाने की तिथि तक अंशों का आवंटन आपने नहीं किया गया है, तो इस राशि को इस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता। यानी अपन शेयरों की एक प्रोसेस होती है, पहले एप्लीकेशन होता है, फिर आपका अलॉटमेंट होता है ना, फिर आपकी फर्स्ट कॉल होती है, फिर आपकी अगर जरूरत पड़े तो सेकंड कॉल होती है, जरूरत पड़े तो थर्ड कॉल भी हो सकती है। तो लगभग इतनी तो होती है। अब उसमें क्या, आपने आवेदन तो प्राप्त कर लिया, है ना, आवेदन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ये सेकंड कंडीशन है, आपने अंशों का आवंटन नहीं किया, तो इस कंडीशन में आपको जो राशि आप प्राप्त करोगे वो आपको शेयर एप्लीकेशन मैनी पेंडिंग अलॉटमेंट के अंतर्गत आपको शो करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें शो आपको करनी पड़ेगी। बढ़े आगे, इसके बाद आता है 3 नंबर पॉइंट, गैर चालू दायित्व, नॉन करंट लायबिलिटीज, है ना। इसमें क्या आता है? सबसे दीर्घकालीन ऋण, यानी ऐसे दायित्व जिसका भुगतान अपने को 12 माह बाद करना होता है, वो आपके गैर चालू दायित्वों में आते हैं। दीर्घकालीन ऋणों से आशय कंपनी द्वारा लिए गए ऐसे ऋणों से है जो ऋण लेने की तिथि से 12 माह की पश्चात दे होते हैं, यानी जिनकी जो ड्यू होगा वो 12 माह के पश्चात होगा, 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बाद ड्यू होगा, तो वो आपका क्या होगा? लॉन्ग टर्म लोन होगा। अब ये लॉन्ग टर्म लोन है, ये आपका करंट नॉन करंट लायबिलिटीज है, और वही आपका शॉर्ट टर्म लोन है वो आपका करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा, क्योंकि उसकी अवधि 12 माह से कम अवधि है। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे बॉन्ड्स है, ऋण पत्र, जो आपके दीर्घकालीन लोन है उसमें आपके कौन कौन से आते हैं? एक तो बॉन्ड है, डिबेंचर है। दूसरा जो आपका अवधि ऋण है, टर्म लोन होता है, जो एक तो बैंकों से होता है या एक अन्य पक्षकारों से भी हो सकता है।
जो आपका टर्म लोन है वो आप बैंकों से भी ले सकते हो और अन्य पक्षकारों से भी ले सकते हो। ठीक है। तीसरा, स्थगित भुगतान दायित्व, डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज। स्थगित भुगतान दायित्व है तो इनका भुगतान भी क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है, इनका भुगतान भी होगा। फिर जमाए डिपॉजिट जो 12 माह के पश्चात दे, क्या है, जमाए डिपॉजिट जो 12 माह के पश्चात ड्यू है, जिसकी अवधि 12 माह से अधिक है, वो आपकी गैर चालू दायित्व में आएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली बात है, समझ जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी में आता है आपका स्थगित कर दायित्व, है ना, स्थगित कर दायित्व। पहला दीर्घकालीन लोन होगा, इसमें आपकी ये 4 चीज शामिल होती है। फिर आपका आता है स्थगित कर दायित्व, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। इसमें क्या होता है कि लेखांकन आय पर कर, जो लेखांकन की आय होती है उस पर कर, और कर योग्य आय पर कर के अंतर को स्थगित कर कहा जाता है। कि भाई एक तो आपकी जो लेखांकन की आय उस पे कर, और एक कर योग्य आय पर कर, उसके मध्य जो अंतर होगा उसे स्थगित कर दायित्व कहेंगे। कर योग्य आय जो टैक्सेबल इनकम है की गणना प्रचलित कर कानूनों के आधार पर होती है, जबकि लेखांकन आय, अकाउंटिंग इनकम संस्था में प्रचलित लेखांकन प्रणालियों के आधार पर निर्धारित की जाती है ना। लेखांकन आय संस्था के लाभ और हानि विवरण को प्रदर्शित करती है। जो लेखांकन आय है वो संस्था के जो लाभ और हानि है उसको शो करती है। ठीक है, तो ये अपने को स्थगित कर दायित्व कौन सा हो गया कि आयकर जो वास्तव में लगा वो, और कर योग्य आय पर जो कर लगा है उसका जो अंतर है वो आपका स्थगित कर दायित्व कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, बढ़े आगे। अब आता है आपका चालू दायित्व, है ना, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में जैसे आपका अल्पकालीन ऋण है, शॉर्ट टर्म लोन है जिसकी अवधि 12 माह से कम है, व्यापारिक देयता है, ट्रेड पेबल्स जिसमें आपका बीपी है और क्रेडिटर, है ना, ये दोनों है। ठीक है, अन्य चालू दायित्व, है ना, अदर करंट लायबिलिटीज, अग्रिम प्राप्त आय, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपने किसी से अग्रिम ले रखा तो वो भी अपने लिए लायबिलिटीज होगी। न चुकाया गया लाभांश, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अपने को लाभांश चुकाना होता है तो अनक्लेम्ड हो जाएगा। बकाया आपका वे, अग्रिम मांग, न मांगा गया लाभांश, अल्पकालीन आयोजन आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन, ये सारे के सारे आपके क्या माने जाते हैं, करंट लायबिलिटीज में इनको शामिल करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, आपके करंट लायबिलिटीज में। तो करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, इसके अलावा आपके रिजर्व एंड सरप्लस, और साथ में आपकी इक्विटी एंड शेयर होल्डर फंड, इनसे रिलेटेड अपने आज के सेशन में बात की है। अब मेरे हिसाब से आपको जो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज का कॉलम है उसमें आपका अब किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि जो साथी फ्रेश तैयारी कर रहे हैं उनके ये सामने जो घटनाएं हैं ये पहली बार घटती है, क्योंकि जब आप किसी संस्था में पढ़ाते हो तब एक अलग बात है। कुछ साथी ऐसे भी हो सकते हैं जो टीचिंग जॉब से न जुड़कर किसी दूसरे जॉब से जुड़े हुए, तो उनके लिए ये चीज क्या होगी, बहुत दूर की होगी। और अपन जिस व्यक्ति ने अकाउंटेंसी या कॉमर्स अपने संकाय को पढ़ने के बाद अब दोबारा नहीं पढ़ा और किसी दूसरी जॉब में वो लगे हुए, तो उनके लिए सारी चीजें वो नई है। इसलिए अपन ने हर चीज है वो आपको ग्रास लेवल से अपने स्टार्ट की है, ताकि हर चीज है वो आपके समझ में आए, क्योंकि समझ में आएगी तभी आपका कॉन्फिडेंट भी बिल्डअप होगा और आप सही तरीके से उसका जवाब भी दे पाओगे, क्योंकि आत्मविश्वास है वो सबसे जरूरी है। मैटर आप चाहे कितना भी पढ़ो, लेकिन आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। और कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अपने टारगेट इस तरीके से सेट कीजिए ताकि उस टारगेट को आप अचीव करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक और शानदार सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन बड़ा इंफॉर्मेटिव और खास रहा होगा आपके लिए। अगर ऐसा आपको लगता है तो आज के इस सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इस तरह के और लेटेस्ट वीडियो है वो लेके आए और आपका जो सहयोग है वो करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।